हेलो फ्रेंड्स, ये हैं दो लोग, राम और श्याम। राम की इनकम है 10,000 पर मंथ और श्याम की इनकम है 2 lakhs पर मंथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फाइनेंशियल ईयर में इनमें से किसकी अर्निंग ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा कि श्याम की अर्निंग किसी भी फाइनेंशियल ईयर में राम से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि श्याम की इनकम 2 लाख रुपये पर मंथ है, जो कि राम से काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस तरह इंडिविजुअल्स की इनकम होती है, उसी तरह कंट्रीज़ की भी इनकम होती है। इस इनकम को कहा जाता है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को मेज़र करने के बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से 4 तरीके हैं: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। इनकम को मेज़र करने के सभी तरीकों में जीडीपी को सबसे ज़्यादा स्टेबल तरीका माना गया है। ऐसा क्यों है, ये हम आगे की वीडियोज़ में समझेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी होते क्या हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन सभी मेजर्स में जो एक चीज़ कॉमन है वो है प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट को समझते हैं। हमारे घर में जो केचप सॉस आती है वो एक प्रोडक्ट है, क्योंकि उसे किसी कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। सिमिलरली एक फ्लैट जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है, क्योंकि किसी कंपनी ने इस फ्लैट को कंस्ट्रक्ट किया होगा। इसी तरह सोफ़ा भी एक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसे भी किसी कंपनी ने बनाया होगा और तभी तो हमने इसे ख़रीदा होगा। ये सभी फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, बट इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि इन्फोसिस का फिनेकल एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, जिसे इन्फोसिस अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराती है। इसी तरह SAP का ERP सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ही है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले और भी कई सारे प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार, कुकिंग ऑयल एट्सेट्रा। चलिए इनमें से एक एग्जांपल को पिक करते हैं और देखते हैं कि टोमेटो केचप आखिर किस तरह बनाई जाती है। केचप कंपनीज़ का रॉ मटेरियल है टोमेटोज़। केचप कंपनी इन टोमेटोज़ को अपनी प्रोडक्शन यूनिट में प्रोसेस करके एक फिनिश गुड तैयार करती है इन द फॉर्म ऑफ केचप सॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी फिनिश गुड्स को प्रोडक्ट कहा जा सकता है, बट इसके अलावा सर्विसेज को भी प्रोडक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LIC ने अपनी वेबसाइट पर अपने इंश्योरेंस प्लान्स, पेंशन प्लान्स या यूनिट लिंक प्लान्स, जो कि बेसिकली सर्विसेज ही हैं, उन्हें प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाला है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग जैसी सर्विसेज को भी हम प्रोडक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ये कह सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्ट कहा जाता है। और हर एक गुड्स और सर्विसेज की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। अगर आपको केचप खरीदनी है तो आपको उसके लिए पे करना होगा। इसी तरह अगर आप किसी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है। और हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ऐसी बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हर साल प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स की एग्रीगेट वैल्यू को निकालें और साथ ही साथ उसी फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होने वाली सारी सर्विसेज की एग्रीगेट वैल्यू को निकालें और इन्हें ऐड कर दें, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये होगी जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और डोमेस्टिक इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंट्री की ज्योग्राफिक बाउंड्री में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं। यानी जीडीपी सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करता है जो कि देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं। इसका मतलब ऐसी इंडियन कंपनीज़ जो इंडिया में रहकर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सभी गुड्स और सर्विसेज को जीडीपी की कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाएगा। और साथ ही साथ कोई फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में अपना प्लांट सेटअप किया है और इंडिया में ही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, उन सब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को भी जीडीपी में कंसीडर किया जाता है। चलिए अब जीडीपी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। 2 पॉइंट्स को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने कहा कि इंडियन कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी, अगर इंडिया में रहकर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है तो उसे जीडीपी की कैलकुलेशन का पार्ट माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं जीडीपी से रिलेटेड थर्ड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को। इसे हम एक मसाले की कंपनी के एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंपनी है MDH, जो कि मसाले बनाती है। मान लीजिए कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में MDH ने 100 पैकेट्स मसाले बनाए और हर एक मसाले के डब्बे की कीमत है 5 रुपये। और इस फाइनेंशियल ईयर में MDH ने ये जो 100 पैकेट्स बनाए हैं, इनमें से ये 80 पैकेट्स ही मार्केट में बेच पाई। 12 पैकेट्स गोडाउन में ही पड़े रह गए और 8 पैकेट्स को MDH के मालिक ने अपने घर पर भेज दिया सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये जो 80 पैकेट्स हैं जो कि मार्केट में बेचे गए हैं,
सिर्फ यही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी एमडीएच ने जीडीपी की कैलकुलेशन में 80 × 5 = 400 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है। 12 पैकेट्स जो गोडाउन में ही पड़े रह गए, उनकी कीमत को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि उन्हें किसी ने खरीदा ही नहीं। इसके अलावा वो 8 पैकेट जो कि एमडीएच के मालिक ने अपने घर पर भेज दिए थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उनको भी जीडीपी में जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि जीडीपी में सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है जिनके अगेंस्ट मनी ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये था जीडीपी का थर्ड कंसेप्ट। अब देखते हैं जीडीपी के फोर्थ कंसेप्ट को। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक स्टील कंपनी की, कामधेनु स्टील। ये कंपनी स्टील प्रोड्यूस करती है और आपको पता है कि ऐसी कई सारी कंपनीज होती हैं जिनके लिए स्टील रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है स्टील। इसी तरह टूल्स बनाने वाली कंपनीज के लिए भी स्टील एक रॉ मटेरियल है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें कि ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल 10 कार्स बेची हैं और टूल्स फैब्रिकेटर कंपनी ने टोटल 5 टूल्स बनाए हैं, तो इन फाइनल गुड्स की जो भी मार्केट वैल्यू है उसे जीडीपी कैलकुलेशन का पार्ट माना जाएगा। बट कामधेनु स्टील ने जो स्टील प्रोड्यूस की थी उसे जीडीपी की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि स्टील एक इंटरमीडिएट गुड है जिसे बाकी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एज इनपुट यूज़ किया जाता है। तो कंसेप्ट ये है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स की ही मार्केट वैल्यू को जीडीपी की कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। और फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स को कहा जाता है जिन गुड्स को यूज़ करके फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी की कैलकुलेशन में क्यों कंसीडर नहीं करते। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि कामधेनु स्टील ने एक फाइनेंशियल ईयर में 1 kg स्टील प्रोड्यूस किया है और एक टूल फैब्रिकेटर कंपनी ने इस पूरे के पूरे 1 kg स्टील को एज रॉ मटेरियल खरीदा है और उससे एक टूल बनाया है जो कि 1 kg का ही है। यानी जितनी भी स्टील खरीदी गई उससे एक ही टूल बना। मान के चलते हैं कि कामधेनु स्टील ने टूल फैब्रिकेटर कंपनी को ये 1 kg स्टील 5 रुपये में बेचा था। तो हम कह सकते हैं कि इस टूल फैब्रिकेटर कंपनी ने इस टूल को बनाने के लिए 5 रुपये इन्वेस्ट किए रॉ मटेरियल पर। तो इस टूल की कीमत तय करने के लिए सबसे पहले इस 5 रुपये को जोड़ा जाएगा। उसके ऊपर टूल फैब्रिकेटर कंपनी लेबर कॉस्ट, मशीनरी की कॉस्ट, एडहॉक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और अपना प्रॉफिट ऐड करेगी। एज्यूम करते हैं कि ये सारी कॉस्ट है 10 रुपीज़, जिसमें टूल फैब्रिकेटर कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी कंसीडर किया है। तो इस टूल की टोटल कॉस्ट हो गई 15 रुपये। यानी टूल फैब्रिकेटर कंपनी मार्केट में इस टूल को 15 रुपये में बेचेगी। तो हम देख सकते हैं कि स्टील की जो वैल्यू है उसे टूल फैब्रिकेटर कंपनी ने ऑलरेडी टूल के प्राइस में इंक्लूड कर लिया है। और ऐसा हर एक कंपनी करती है। जब भी वो एक इंटरमीडिएट गुड को खरीदती है तो ऑब्वियसली वो अपने रॉ मटेरियल को भी उसमें कंसीडर करती है। तो इसीलिए टूल की जो मार्केट वैल्यू है उसे जीडीपी में ऐड किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जीडीपी में ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर हम लोग जीडीपी में टूल की वैल्यू को भी ऐड करें और स्टील की वैल्यू को भी ऐड करें तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी जो कि जीडीपी की एक रॉन्ग वैल्यू देगा। तो ये है वो रीज़न जिसकी वजह से हम लोग फाइनल गुड्स को ही जीडीपी में ऐड करते हैं। चलिए अब देखते हैं जीडीपी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट। मान लीजिए कि आपने अपना पुराना लैपटॉप OLX पर किसी को बेच दिया। ये लैपटॉप आपने 10,000 में ख़रीदा था और आपने इसे 5,000 में बेच दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसका जीडीपी पर कोई असर होगा या नहीं? तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसका जीडीपी पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हुई। ये लैपटॉप जब आपने पहली बार ख़रीदा होगा उस साल के जीडीपी में इसकी कीमत ऐड हुई होगी। अभी आप इसे किसी भी कीमत पर बेच रहे हैं उसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जीडीपी ऐसे गुड्स और सर्विसेज के लिए कंसीडर किया जाता है जिन्हें इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। अब चलिए एक बात बताइए, एक शॉपकीपर ने कंपनी से एक लैपटॉप 10,000 में ख़रीदा और आपको 15,000 में बेचा। क्या इस ट्रांजैक्शन का जीडीपी में कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे आपका जवाब चाहिए। आपको जो भी लगता है उससे रिलेटेड डिस्कशन कीजिए। इसी तरह हम लोग नॉलेज को डाइजेस्ट करते हैं जिसे कहा जाता है कंसोलिडेशन। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर भी दूंगा। तो अभी तक के इस वीडियो में आपको जीडीपी का एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा। बट सोचने वाली बात यह है कि पूरे देश में प्रोड्यूस हुई हर एक चीज़ के डेटा को कैलकुलेट करने का काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती होगी? आंसर है CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंडर में आती है जिसको अभी नरेंद्र मोदी हेड करते हैं।